कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कब क्या शौक लग जाए और उस शौक से एक प्रतिभा का रूप सामने आए। ऐसी ही प्रतिभा से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जो रेलवे में इंजीनियर, लेकिन गायन, वादन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन देवेंद्र कुमार शर्मा जी आज इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। उनसे हम इनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें भी जानेंगे, साथ ही इनका कब से इस क्षेत्र में शौक आया वो भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी से। देवेंद्र कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आपकी कहानी, आपकी ही जुबानी। आप कहाँ से हो, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आपको ये शौक लगा, यानी गायन, वादन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का? हाँ, तो गौतम जी, सबसे पहले तो आपने जो पहला वाक्य कहा था ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जी तो ये कहा जाता है कि जब आदमी सीखना छोड़ देता है तो वो बूढ़ा हो जाता है। हाँ, जब वो सीखना छोड़ देता है बूढ़ा हो तो जाता बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा आदमी को कुछ नया करने की कुछ ना कुछ उसमें होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जी जी और भगवान की कृपा से ये सब मुझे ईश्वर ने दिया है, तभी अभी 78 साल का होने जा रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है उत्साह में। घूमना फिरना, फोटोग्राफी करना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जब फुर्सत हुई तो बांसुरी बजाना, जी जी ये सब भगवान के दिए हुए हैं। ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब ईश्वर प्रदत्त हुए हैं। जी और शरीर जो है माता पिता का और भगवान की कृपा, ये भी जी जैसे जीन्स मिले हैं उसी हिसाब से चलता है आदमी। जी तो मैं मेरी शिक्षा दीक्षा बचपन सारा आगरा में गुजरा है। अच्छा। पिताजी भी रेलवे में थे, तो वहीं आगरा में वो रिटायर हुए। मैं पहली क्लास से लेके मैंने डिप्लोमा किया दयालबाग से, जी इंजीनियरिंग वहाँ दयालबाग टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहलाता है। तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया 68 में। जी फिर उसके बाद मैं रेलवे में आ गया। तो रेलवे में मैंने 69 से लेके 2007 तक जी 37 साल मैंने सर्विस की। और आगरा में काफ़ी रहा मैं। 1999 मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, फिर मैं यहीं सेटल हो गया। जी फिर कोटा आगरा वापस नहीं गया मैं, जी तो अब यहीं रहता हूँ मैं। जी। देवेंद्र कुमार जी, रेलवे की सेवा एक व्यस्तता की सेवा होती है। कैसे समय निकाल पाते होंगे आप इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये बड़ा दूरस्थ काम मान सकता हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप। रेलवे में तो बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, और हमारी जो नौकरी थी ना, जी जी अगर मैं डीआरएम ऑफिस में क्लर्क होता तो 6-8 घंटे नौकरी करता, फिर बाद में मस्त रहता। जी जी लेकिन हमारी नौकरी ऐसी थी, सुपरवाइजरी कैटेगरी कहलाती, इलेक्ट्रिकल में था कि रात को अगर 12 बजे कहीं फेलियर हो गया तो मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं तो कराया 8 घंटे नौकरी, अब मेरा काम नहीं। 24 घंटे के हम वो थे बंधे हुए। जी जी अगर कहीं बाहर जाना है तो भी बता के जाइए आप कहाँ जा रहे हो। जी तो उस समय तो बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, ना बांसुरी बजाने की फुर्सत थी, ना फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी का जरूर था। फोटोग्राफी का शौक तो मुझे 72 में लगा, जी जी 1972 में। तो फिल्म वाले कैमरे आते थे, हाँ हाँ उससे मैं फोटो खींचा करता, कैमरा साथ में ले जाता था, जी जहाँ कहीं मौका लगा खींच लिया फोटो। तो उस समय भी फोटोग्राफी तो चल जाती थी। सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ के लोग भी। लेकिन बांसुरी वांसुरी बजाने की फुर्सत नहीं होती थी। जी जब मैं रिटायर हो गया 2007 में, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया।
तो मैंने फिर शौक अपने पूरे किए। फोटोग्राफी का तो खैर चल ही रहा था, उसके अलावा बांसुरी बजाना। तो मैंने यूट्यूब पर 2 अपने वो बनाए चैनल, जी जी। उसमें मैं बांसुरी बजाता और लोड कर देता बिना म्यूजिक के ऐसे ही। हम्म, और कुछ लोग तो वाह 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 करते ज़्यादातर, हम्म, कुछ जो ज्ञानी थे वो कहते आप ताल से नहीं बजाते हो, आप बहुत बिल्कुल। फास्ट बजाते हो। तो मेरे को धीरे-धीरे अपनी कमियाँ और समझ आईं, तो उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट किया। और काफ़ी मैं मतलब 2017 तक जी, यूट्यूब पर बहुत एक्टिव रहा मैं। बिल्कुल। मेरे बहुत सारे वो बन गए दोस्त, हाँ, जिसमें पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, इंडिया में भी बहुत सारों से तो मुलाकात हुई। ऑनलाइन मुलाकात होती ऑनलाइन रहती। नहीं, पर्सनल भी हुई। जी, जी। अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे-अच्छे लोग, बहुत गुणी लोग उसमें मेरे साथ जुड़ गए। उसके बाद अच्छा, कैमरे वाले जो फ़िल्म वाले कैमरे थे वो मेरे पास थे, वो तो सब बेकार हो गए। वो तो अच्छा। अजायब घर की चीज़ हो गई, मतलब म्यूज़ियम में रखने लायक, है ना? उसके बाद ये मोबाइल आ गए, जी, तो मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी हो ही जाती है। आप जहाँ भी जाओ फ़ोटो खींच लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शादी-ब्याह में जाओ तो वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो मतलब। जी, तो हमने कहा अब कैमरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल से सब हो रहा है। जी। देवेंद्र जी, आपका जो शौक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, पता ही नहीं होता कब आप निकल पड़ते हो और घंटों जंगल में बिताते हो। क्या शौक है और क्या देखते हो आप उन पक्षियों के बारे देखिए 2017 में मैंने ये कैमरा खरीदा था, में? जी, जी। जिसमें ये निकॉन का कैमरा था, P900। उसमें 2000 mm का जूम था। अच्छा। 2000 mm बहुत ज़्यादा होता है। जो लेंस होते हैं ना, ऑप्टिकल लेंस वाले, जी। उसमें तो 600 mm का ही लेंस बहुत भारी हो जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, इसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन हम जी। तो शौकिया होते ना, तो वो कैमरा हमने ले लिया। अब वो भी ऐसे ही ले लिया किसी का वो देख करके ब्लॉग। वो किसी ने उनसे पूछा, एक हमारे रेलवे के अफसर थे, तो रिटायर, वो भी अपने यही गांव में घूमते थे और फोटो हाँ। वोटो डालते रहते। तो किसी ने कहा आपके पास कैमरा कौन सा है? तो बोले निकॉन का कोई मॉडल उन्होंने बताया। तो मेरे दिमाग में भी आया कि मैं भी एक कैमरा लूं। फिर मैंने अपने बेटे से बात की और हमने वो P900 चुना, जिसका 2000 mm, मतलब आप दूर बैठिए ना, 1 किलोमीटर दूर हाँ, हाँ। चिड़िया बैठी तो उसको भी आप देख सकते हो। चांद का फोटो लो तो उसके क्रेटर भी दिखाई दें, ऐसा हो अरे था वाह! वो। बहुत बढ़िया। वो कैमरा लेने के बाद मुझे बर्ड फोटोग्राफी का शौक लगा। तो चिड़ियों के नाम हम कुछ पता नहीं थे, हैं। और आप लोग भी समझेंगे इस बात को कि अपन उड़ती हुई चिड़िया तो बहुत देखते रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो अपन नहीं देख सकते उसकी आँख कैसी है, कलर कैसा है। मैं अब कैमरा जब मैं ले लिया तो मैं घूमता ही रहता था। मैं जिस समय ये चंबल का पुल बन रहा था, हाँ, हाँ। केशवराय पाटन की साइड जो, तो उस समय मैं चला जाता चंबल में। तो चंबल में फ़ोटो खींचता, फिर रंगपुर गाँव में चले जाता वहाँ। तो एक बार मैंने वो सूखे पीपल के पेड़ पे एक चिड़िया देखी, उसका हाँ, मैं फ़ोटो खींचा। हाँ। फ़ोटो देखा तो बड़ा रंग-बिरंगा, उसे आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे होली पे अपन गुलाल लगाते हैं ना, हाँ, हाँ। यहाँ हरा हो रहा है, यहाँ लाल हो रहा है, यहाँ पीला हो रहा है, ऐसी चिड़िया। मैंने कहा ये कौन-सी चिड़िया है? अब मैंने उसे फ़ेसबुक पे डाला, तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत ही बिल्कुल। शानदार कोटा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये तो वो कॉपर स्मिथ बारबैट है। तो हमें पता चला कि यही भी चिड़िया होती है कोई। तो इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चिड़ियों के बारे में हमें जानकारी। इंटरेस्ट हुआ और बिल्कुल। नॉलेज आई। फिर तो उसके बाद तो हमारा एक ग्रुप बन गया। मैं फ़ेसबुक पे डालता ही रहता था जी, अपने, जी, जी। तो लोग जुड़ गए। जैसे चंद्रेसल मठ जाता मैं करके फ़ोटो खींचता, हाँ। तो लोग कहते जो शहर में दूर रहते हैं, आप हमें ले चलेंगे चंद्रेसल मठ में, आ जाओ। तो उनके साथ गए, जी। फिर वहाँ जंगल में घूमे। इस तरह से अब तो 4-5 लोग हैं हमारे ग्रुप में। अच्छा, अच्छा। तो जब दूर जाते हैं तो साथ में जाते हैं, और जब कोई नहीं होता तो मैं अकेला ही निकल कैमरा गए। लेके निकल जाता हूँ, इधर-उधर बिल्कुल। घूमता हूँ। तो ये है। देवेंद्र जी, गायन का शौक कैसे आपको लगा? गायन और संगीत जी। ये ऐसी चीज़ है जो भगवान ही देता है, हैं?
अगर कि आपको सुर का ज्ञान नहीं है या मुझको नहीं है, तो कोई भी गुरु आ जाए ना, नहीं सिखा सकता वो। बिल्कुल। ये पता नहीं ये कौन सा सॉफ्टवेयर भगवान ने लगाया है दिमाग के अंदर कि वो सुर को पकड़ लेता है। एक बच्चा तो छोटा सा वो भी पकड़ लेता है। और तो ये माता पिता से मिला मुझे। जी। हमारे माता जी को भी बहुत भजन बहुत गाती, बहुत शौक था, अच्छा। पिताजी भी। तो ये उसी का असर मानता हूँ मैं। तो मैंने संगीत कहीं सीखा नहीं, लेकिन बस वो जो सुनता था वो वैसे ही गा लेना, और फिर बजाना भी उसी हिसाब से। और या वादन के पीछे भी एक बहुत एक रोचक कहानी है बांसुरी के बारे में, ऐसा हम्म। मुझे ज्ञात हुआ है। क्या है वो? बांसुरी बजाना जानते हैं आप? बढ़िया। बांसुरी हमारे घर पे हारमोनियम भी था, जी। पिताजी ने खरीदा हुआ था। जी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सारंगी जैसा, दिलरुबा बोलते हैं, सारंगी से लंबा होता है, हाँ, उससे यूं गज से बजा, हाँ। वो भी था, पिताजी बजाते थे। लेकिन मैं जब पढ़ता था, तो दूसरी मंजिल पे हमारी मतलब 2 मंजिल का मकान था, ऊपर छत पे गर्मी में जाके आगरे में बैठ जाते, आगरे में हाँ। हवा नहीं चलती, मतलब अच्छा। ऐसा मौसम हो जाता बिल्कुल घुटन एकदम, तो ऊपर जाके बैठ जाते। तो मैं सोचता कि यहाँ पर मुझे बजाना है, हारमोनियम इतनी बड़ी पेटी उठा के ले जाओ, तो कुछ हल्का सा होना चाहिए, तो सही। बांसुरी सबसे बढ़िया है, चाहे जहाँ लेके चल दो। तो अब बांसुरी मैंने पहले भी कोशिश की सीखने की, पर वो कुछ आई नहीं। जी, बचपन जी, में भी ले लेता था मैं, उस समय तो शायद 4 आने की 8 आने की मिलती थी। जी। फिर हमारी मेरी बड़ी सिस्टर, उसने बीए किया था वोकल म्यूजिक से। अच्छा। तो वोकल म्यूजिक में जब प्रैक्टिस करते हैं राग की, तो कोई साथ में तबला बजाने वाला होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो एक रेलवे के स्टेशन मास्टर थे, वो हमारे फादर के फ्रेंड थे, वो ये। घर पे आ जाते थे, जो कि तो वो तबला बजाते और उसके साथ वो गाती। हाँ। एक दिन वो बांसुरी लेके आए, अच्छा। बड़ी सी बांसुरी, मेरे को बोले जरा हारमोनियम निकालना, मुझे इसका सुर सेट करना है। तो हारमोनियम निकाला हमने, तो उन्होंने सारे गामा जो भी किया हो। हाँ, तो मेरी सिस्टर बोली कि मैं भी बांसुरी सीखूंगी, आप हमारे लिए भी बांसुरी ला के देना। हाँ, हाँ। दोबारा वो आए तो ले आए बांसुरी एक, और वो बांसुरी इतनी बड़ी थी कि सिस्टर उसे उंगलियां रखे ना, तो उसके होल ही पूरे कवर ना हो। अच्छा। तो उसे तो उसे तो सीखी नहीं। उसको लेके मैं कर रहा, 10-15 दिन बाद मैंने गाने की 1-2 लाइन निकाली, जी, तो क्या देखो ये, उसके बाद मुझे ये धीरे 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 धीरे, तो ये बात है सन 64 की, जी, जी। जब मैंने ये शुरू की थी। उसके बाद बजाता रहा। जो लोग संगीतकार नहीं है, वो तो तारीफ कर देते, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जो समझते थे उन्हें मालूम थी क्या कमी है। तो उसके बाद भी 2007 तक 8 तक जब मैंने यूट्यूब में ये चैनल बनाया है, तब मुझे लोगों ने मेरी कमियां बताई बिल्कुल, कि आप बहुत अच्छा। ताल से नहीं, ताल तो मुझे अभी भी पूरा ज्ञान नहीं है। भगवान ने मुझे सुर तो दिया, ताल नहीं दी। जी, जी। तो लेकिन थोड़ा बहुत मैंने फिर भी इम्प्रूवमेंट किया, और उसके बाद काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ तो बांसुरी बजाने में। और वो अब भी चलता रहता है, जब मैं फुर्सत में होता हूँ तो यही करता हूँ। हमारे दर्शकों को आप बांसुरी का वादन करें। अच्छा, एक चीज़ और है, जी। ये बांसुरी जो है ना, ये इसे कोई तो अलगोजा भी कहते हैं, कोई बांसुरी कहते हैं, और असली बांसुरी तो उसे मानते हैं जो भगवान बिल्कुल, कृष्ण बिल्कुल। बजाते थे ना, हाड़ी यूं बजती है वो। अब मेरे को बचपन में यही बांसुरी मिली, जी, जी। तो इसी पर अब मैं उस वाली को बजाता हूँ, तो वो बस समझ में नहीं आती। समझ, उसमें फूक बिल्कुल सही सटीक पड़नी चाहिए। और है मेरे पास वो कई, लेकिन ना मैं सब प्रैक्टिस करता हूँ, फिर छोड़ के इसी पर आ जाता जी, हूँ। जी। तो यही बांसुरी मैं बजाता हूँ। तो अब जैसे वो गाना है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूँ। वाह! शुभाए। अनपढ़ का गाना जी। है, फिल्म अनपढ़।
बहुत सुंदर। सच है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आप तो अलगोजे के रूप में भी काफी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने की जो फोटोग्राफी वो कई जगह प्रदर्शनियां भी लगाई, कहाँ कहाँ आपने? प्रदर्शनी तो यहाँ कोटा में जी हर साल अपने वन विभाग वाले भी लगाते हैं, और हमने खुद ने, जी हमारे ग्रुप ने भी लगाई है जी 2018 से। जी 18-19 उसके बाद ये कोरोना में बंद रहा। तो हर साल जब वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं जी वन विभाग वाले, तो वो मीटिंग करते हैं, हम सब लोगों को बुलाते हैं कि आप अपने अपने फोटो लगाइए वाइल्ड लाइफ के, जी जी तो उसमें प्रदर्शित होते हैं। जी। तो अभी भी था 2024 का भी, शायद फरवरी में था, अक्टूबर में, जी अक्टूबर जी में था। तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया हमने। जी और उसके अलावा चिड़ियों का इसे बर्ड बर्ड वाचिंग बोलते हैं, जी जी है ना, उनके फोटो खींचना चिड़ियों के बारे में। तो उसके लिए हम जगह जगह घूमे। घना तो है ही भरतपुर में, बिल्कुल बिल्कुल। सवाई माधोपुर, रणथंभौर, ताल छापर, नैनीताल में 7 ताल, और अपना यहाँ रावत भाड़ा में बहुत अच्छी मिलती हैं, अच्छा अच्छा बर्डिंग बहुत अच्छी होती है। अपने कोटा में भी बहुत सारे। अब लेकिन धीरे धीरे हालांकि संख्या कम हो रही है इनकी चिड़ियों की। अच्छा बीकानेर भी हम गए, बीकानेर में अच्छा गिद्ध बहुत है, उनका संरक्षण का वो है। तो ये तो जब मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं बन ही जी। जाता है, प्रोग्राम जाते हैं। देवेंद्र जी, जब ये प्रदर्शनियां लगाते हैं आप, तो जो स्कूली बच्चे हैं उनको एक नई सीख मिलती है। हम्म। किस तरह आप उन्हें बच्चों को प्रेरित करते हैं? देखिए, ये जो बर्ड, ये जो क्या कहना चाहिए, पक्षी जगत है, जी बहुत ही विलक्षण है। जो पास से उन्हें देखते हैं उनको पता लगता है। जी तो बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्ट आता है जब उन्हें उसके बारे में बताओ, तो जी। आपको भी आएगा। हाँ, अब आप सबने देखा है कि सारस जो होता है ना, सारस हाँ, हमेशा जोड़े में रहता है। बिल्कुल। मशहूर है वो कि अगर एक बिछड़ जाए तो दूसरा भी जिंदा नहीं रहेगा, है ना? अच्छा तो सारस के अलावा और भी हैं पक्षी। एक है उसमें हॉर्नबिल। अच्छा। हॉर्नबिल हमेशा जोड़े में दिखेगा। जी जब अकेला होगा वो, तो इसका मतलब मादा जो है ना, वो अपने घोंसले में है, नेस्ट में। जी और घोंसला कैसे बनाती है, वो एक बड़े ऊंचे पेड़ में एक वो कर लेती है, कोटर होती है, जी उसमें जाके वो बैठ जाती है। उसमें बैठ जाती है जा करके, और उसे पूरा बंद कर लेती है, मिट्टी से, बीट से, हाँ इससे। हाँ। पर थोड़ी सी वो जिरी रहती है। निकलने के लिए। हाँ, नहीं, उसे खिलाने अच्छा, के लिए। खिलाने के लिए। उसका जो वो नर पक्षी है, हाँ हाँ वो दिन भर उसके लिए लाता है और हाँ। उसी में खिलाता है। 1 महीने से ज्यादा उसमें बंद रहती है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अंडे देती है वो। उसके खुद के पंख झड़ जाते हैं। फिर अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, वो बड़े होने लगते हैं। तब तक इसके भी पंख आ जाते हैं, तब वो तोड़ के उसमें से निकलती है। अच्छा अच्छा। तो 1 डेढ़ महीने वो जो है नर पक्षी है, वो उसकी सेवा करता है, बच्चों की भी उसकी। वाह वाह मतलब ये वाह। चीज अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, होती है आम बच्चों के आदमी को लिए। पता नहीं है। सही है। अच्छा, अब एक चीज और सुनाता हूँ। कोयल है, जैसे कोयल की सब बहुत तारीफ करते हैं, और हम्म, कौए की कोई नहीं करता। कोई कोई नहीं करता है, काव काव करता है ना। तो बोले, जो मीठा बोलता है उसे सब चाहते हैं। बिल्कुल अब कोयल जैसा धूर्त पक्षी नहीं है कोई। बिल्कुल हम्म। कोयल जो है, कोयल जो बोलता है ना, वो नर पक्षी बोलता है। बिल्कुल। पक्षियों में जो भी पक्षी बोलते हैं, वो नर बोलता है, अच्छा। वो मादा को आकर्षित करने के लिए, है। बिल्कुल। मादा नहीं बोलती, कोयल हो, मोर हो। अच्छा, अब कोयल की आवाज सुन के बड़े अच्छे कहते हैं, हम्म, कुहू कुहू बोले कोयलिया। वो कोयलिया नहीं, हो तो कोयला है, एक तरह से सही नर है। है वो, नर है ना। पक्षी है। अच्छा, खैर। तो अब इनको देखिए, ये उसमें कुक्कू फैमिली कहलाती है। कुक्कू मतलब कोयल। हाँ हाँ। कुक्कू फैमिली कहलाती है पक्षी जगत में। इसमें कुछ और भी पक्षी हैं। उनका काम क्या है कि
जब वो अंडे देगी ना तो कौए के घोंसले में जाके अंडे देगी। कोयल जो है ऐसा पक्षी ढूंढते हैं जिसके अंडे इसके अंडे से मिलते हों, मिलते हैं। तो कोयल उसके जाके कौए के उसमें जाके, जब कौआ कहीं बाहर गया तो जाके अंडे दे दिए। हाँ। फिर ये भी कहते हैं कि कई बार तो वो उसके अंडों को तो फेंक देती है और इसी के अंडे पलते हैं, है ना। लेकिन होता ये है कि कौआ उसे अपना समझ के पहले तो अंडों को सेना पड़ता है, हाँ। उसके बाद बैठते हैं ना 20-25 दिन, तब जाके हाँ, बच्चे निकलते बच्चे हैं, है निकल। ना। जब बच्चा निकल आता है तो उसको खिलाता है वो। बच्चों को बहुत भूख लगती है, पंख फड़फड़ाते हैं और खोलते हैं पूरी चोंच, है ना। अच्छा, तो वो खिलाता है उन्हें, फिर वो धीरे धीरे, अब आप देखेंगे कि कोयल और उसके उसमें बहुत फर्क है, मतलब आकार में, आकार में कलर पता वगैरह में। लेकिन वो कौआ बेवकूफ उसे अपना बच्चा समझ के खिलाता ही रहता है। जो कहते हैं कौआ बहुत सियाना होता है, तो वो जो है कोयल उसे बेवकूफ बनाती है। और अब आप ये देखिए, जो कोयल मादा कोयल है उसमें मैं कहता हूँ कोई भी गुण नहीं है, अच्छा। उसमें मातृत्व का गुण नहीं है, जो सबसे बड़ा बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। हाँ। भाई अपने बच्चों को ही नहीं पालती वो, हाँ। कौए के कौवे उसमें को रख सौंप देती है जाती है। और खुद वो विचरण स्वच्छंद करती है। घूमती है। विचरण। मैं देखा बड़ के पेड़ पे वो गूलर खाती है। जो हम कोयल की इतनी तारीफ करते हैं, जी। वो खाली उसकी आवाज सुन के ही करते हैं। जी। जो मादा कोयल है उसमें तो कोई भी गुण नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पालती वो, और स्वच्छंद घूमती ना है। बोलती है वो, मीठा हाँ। बोलती भी तो नहीं है ना, हाँ। बोलता तो नर पक्षी है वो, कुछ नहीं, लेकिन घूमती है। अगर अच्छा, आप आपने सबने सुना होगा कि कोयल और कौआ एक जैसी होते हैं। हाँ। हाँ। तो नर पक्षी जो होता है कोयल, वो तो वैसा ही होता है, कौए जैसा काला रंग होता है, हाँ। मतलब हाँ। थोड़ा फर्क तो होता ही है बॉडी में। लेकिन जो मादा है वो चितकबरी है, ब्राउन, और उसके ऊपर छींटे छींटे। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, मेल और फीमेल में बहुत फर्क है, अच्छा अच्छा। उनके पंखों में, उनके कलर में। हम्म। तो ऐसे ही कोयल है। तो कोयल की प्रजाति और भी पक्षी हैं जो यही करते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर कई बार वो देखा है कि एक छोटा सा पक्षी एक बड़े पक्षी को खिला रहा है। वो कहते हैं देखो ये बुढ़ा हो गया है ना, ये इसकी सेवा कर रहा है। वो ये समझते हैं कि बड़ा पक्षी है तो बुढ़ा हो गया और छोटा उसका बच्चा है। पर वो छोटा जो है ना, वो उसकी माँ के फॉस्टर कहते हैं ना, जैसे वो तो उसकी माँ के उसे फीड कर रहा है। और बच्चा जो होता है वो बड़ा, वो बड़े पक्षी का होता है जो इस कुकू फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो ऐसे कई पक्षी हैं। तो भगवान ने जो गुण आदमी में पैदा किए हैं ना, सज्जन भी होते हैं, जी दुर्जन जी। भी होते हैं, बिल्कुल। मक्कार भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, ऐसे पक्षियों में भी हैं वो सारे, बिल्कुल। हैं। अब जैसे पतिव्रता होना चाहिए, है ना, स्त्री को एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए। हाँ हाँ। तो उसमें फेथफुल में सारस है, और वो मैंने बताया हॉर्नबिल है ना। अब एक पक्षी ऐसा भी है जिसका नाम है फीजेंट टेल जकाना, तालाबों में रहता है। हाँ हाँ। अबेड़ा के उसमें जाएंगे आप, जहाँ कमल के पत्ते हैं वहाँ मिल हाँ जाएगा। हाँ। यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो थेगड़ा के पास पानी भरा रहता है, जी जी। ऐसी जगह पे। अब उसके अंदर क्या गुण है, वो मादा जो है ना, एक पक्षी से मेटिंग करेगी और वो अंडे देगी और उन्हें छोड़ के वो चल देगी। फिर दूसरे से करेगी, एक सीजन में 8-8 बार। और जो नर पक्षी है वो उनको संभालता है, बच्चों को, पहले अंडों को संभालेगा और फिर बच्चों को बच्चों को संभालेगा, संभालेगा। हैं। तो ये जो है, ये सब कुदरत की सही बनाई बात हुई है। है ये सब। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपके कई रोचक किस्से हैं। यानी आप कैमरा लेके जंगल में निकल जाते हैं, भटक जाते हैं, पता नहीं रहता कब आना हो। कैसे कुछ किस्से हों, सुनाए हमारे दर्शकों को। वैसे तो नॉर्मली अकेला मैं जाता हूँ तो जाने पहचाने रास्ते होते हैं, जी जाता हूँ आ जाता हूँ। आसपास के सारे गांव मैंने घूमे हुए हैं, जी जी। और गांव वाले भी मुझे पहचानते हैं। हाँ। तो लेकिन उस बार ऐसा हुआ था कि अ, नया संवत्सर शुरू होने वाला था, शायद 2022 की बात है। जी। तो एक कवि गोष्ठी रखी थी, साहित्यकारों से भी मैं मैं टांग सब जगह अड़ा रखी है, चाहे मुझे साहित्य में कुछ ना आता हो। लेकिन अगर शर्मा जी आना तो चलो ठीक। तो यहाँ कबीर सर्किल पर जी जी। 7:45 पहुंचना था। जी। अब उस दिन बाई चांस ये हुआ कि मैं मोबाइल भी पूरा चार्ज नहीं कर पाया, और टाइम से पहुंचने के लिए चल दिए। तो वहाँ पहुंच गए हम। वहाँ कविताओं की वगैरह सुनी। करीब 10 बज गए।
जी। तो मैंने कहा इतनी दूर आए तो चलो बंदा धर्मपुरा चलते हैं। बंदा धर्मपुरा बहुत अच्छी चिड़िया जी मिलती थी। अब उतनी नहीं मिलती। हर जगह पर उम्मेदगंज भी यहाँ का पक्षी विहार कहलाता है। जी बंदा धर्मपुरा बहुत अच्छी चिड़िया मिलती थी, लेकिन हर जगह निर्माण कार्य इतने हो गए हैं जी। कि उसके सारे जो पक्षी विहार थे ना वो उजड़ गए। बंदा उधर धर्मपुरा आप जाएंगे ना, एक कॉलोनी बन गई, सड़कें निकल गई, कहीं बिल्कुल पुलिया बिल्कुल बनी, कहीं कुछ सही बनी, बात है। सब डिस्टर्ब। तो मैंने कहा चलो बंदा धर्मपुरा हो जाते हैं। बंदा धर्मपुरा के लिए मैं निकला। तो बंदा धर्मपुरा पूरी रोड क्रॉस कर गया, एक आध कोई पक्षी मिला नहीं मिला। फिर हम पहुंच गए रावत भाटा रोड पे। वो रथ कांकरा से है ना, हाँ हाँ तो रावत भाटा रोड पर हमारे दोस्तों ने बताया था कि वहां पर उन्होंने किसी उल्लू का वो देखा था हाँ हाँ। घोंसला। तो मैंने कहा चलो अपन भी देखते हैं। तो वो अ, जो गेपरनाथ को रोड जाती है उससे पहले वो जहाँ पर वो तिराहा है, हाँ वहीं से हाँ। एक अंदर को गली जाती है, वहां मैं चला गया। स्कूटर जहाँ तक गया वहां तक किया खड़ा। फिर एक वो फाटक सा लगा, उसमें से अंदर जंगल में घुस गया। उसमें घुस गया मैं तो वहां पर वो बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, वो स्कूल है ना वहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल रहे। तो उसकी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं आगे चलता गया तो बाद में वो बिल्डिंग भी दिखाई देना बंद हो गई। और चलते चलते अब मुझे दिशा का कुछ मोबाइल पे भी मैं लगूँ तो मुझे विश्वास ना हो कि इधर जाना है कि इधर जाना है। और मेरे को हो गया करीब 1 घंटा हो गया, तो मैं रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो मैं अपने दोस्तों को फ़ोन किया, अपने बेटे को फ़ोन किया। उधर वो बैटरी भी डिस्चार्ज हुई जा रही थी। तो वो उन्हें मैं बताया, तो बोले अच्छा अपनी लोकेशन भेजो, भेज दी लोकेशन। उसके बाद वो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया हाँ और मेरे पास पानी भी नहीं पीने को। और उस दिन तो ऐसा मैं मतलब परेशानी में फंस गया कि अ, वहां से लेके मैं आप देखिए गेपरनाथ से लेके दौलतगंज करीब बिल्कुल आ गया, हाँ। उस जंगल में ही घूमते 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 हुए। और पत्थर ही पत्थर है वहाँ, कोई सपाट वो नहीं बिल्कुल था कि हाँ। ठोकरें लगती हैं। हाँ तो और बड़ा परेशान। वहां पर एक मेरे को आदमी मिला, साइकिल पे जा रहा था वो, कोई ऐसे ही गरीब सा आदमी था, दौलतगंज जा रहा था। उससे मैंने रास्ता पूछा तो बोले कि मेरे साथ चलो दौलतगंज। मैंने कहा मेरा स्कूटर उधर खड़ा है, हाँ हाँ तू उधर का रास्ता बता। तो बोले सीधे चले ना, 2 ढाई किलोमीटर है। फिर मैं चल दिया। हाँ हाँ। अब फिर आखिर में मुझे वो रावत बाटा रोड की वो दिखाई दी, दीवार। HT लाइन 11 kV अच्छा की। हाँ, अच्छी लग वो क्या। दीवार तो नीचे। तो मेरे को समझ आया कि इधर ही है रोड। उधर मैं गया। अब वो चांस के बाद देखिए, जब मैंने अपने दोस्तों को जो बताया था ना, हाँ जैसे ही मैं उस दीवार पे यूं झांका, उसके सामने से वो निकल रहे थे बिल्कुल। हाँ। मतलब ये सब कैसे, मतलब चांस की बात है ना। ईश्वर का हुआ था। हाँ, मैं उस दिन 10-12 किलोमीटर भटका हाँ हाँ। और जब मिलना था तो वो सही पॉइंट पर सही मैं पॉइंट पहुंचा पे और मिला वहां है। पर हाँ तब जाके मेरा रेस्क्यू हुआ, कहना चाहिए हाँ। रेस्क्यू। और कोई दूसरा संस्मरण आपका और हो बताएं। संस्मरण तो बड़ा अच्छा, मतलब ना फोटोग्राफी से हम जुड़े जी। तो कई अवसर मिले। एक अवसर तो ऐसा मिला बढ़िया कि नैनीताल में, सात ताल, सात ताल नैनीताल एक ही है। हाँ हाँ। सात ताल में एक है स्ट्रैबो पिक्सल क्लब, जी फोटोग्राफी, बट फोटोग्राफी बहुत होगी। जी। उन्होंने कहा कि हम जो सीनियर फोटोग्राफर हैं 60 से ऊपर के, उनको हम बुला के एक वो कर रहे जी। हैं इवेंट, मतलब हाँ हाँ। फोटोग्राफी कराएंगे। हम्म, तो आप आएंगे? हमने कहा, आ जाएंगे। तो वहाँ उन्होंने, ये फरवरी 2020 की बात है, जी। तो पहुँचे हम। 2 लोगों का, और उन्होंने एड्रेस बता दिया, बॉम्बे से, बंगलौर से आए थे। हाँ उनका वो भी दिल्ली से बैठेंगे, आप उनके साथ आ हाँ। जाना। तो हम चले वहाँ से। 2 वो फोटोग्राफर थे, एक उनकी फ्रेंड, हम 4 लोग हो गए। हम्म, वहाँ पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी में उतर के हमें बाई रोड जाना था। तो वहाँ से हम चले। तो उन्होंने व्हीकल उन्होंने भेज दिया था अपना। अच्छा है। तो वहाँ से वो जीप थी या कार थी, उसमें बैठ के हम चले। तो रास्ते में अच्छा, वहाँ तो ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं ना, वो तो उत्तराखंड है। तो चील, बड़ी बड़ी चील बैठी थी, ईगल। तो सब लोग रुक करके उनके फोटो खींचने लगे। हमने भी फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद फिर आगे वहाँ गए।
वहाँ पे हम लोग 3 दिन रुके। अच्छा 3 दिन उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की फ्री में। अगर अच्छा अपने अच्छा पैसे जाते कम से कम 50,000 खर्च करते हम, अच्छा अच्छा है ना। वहाँ हमें रुकवाया, बढ़िया उनके वो सहज जैसे होटल होते ना, हाँ हाँ सारा कुछ। एक कमरे में 2-2 लोग थे, गिफ्ट वगैरह दी। रोजाना सवेरे हमें जीप से भेजते, खाना वहीं पे ला के देते, शाम को खाना अलग खिलाते। हाँ बहुत ही मतलब मतलब ऐसी उन्होंने सेवा की। और इतना लास्ट में हमारी प्रदर्शनी भी हुई। अच्छा उसके बाद फिर 3-4 दिन हम वहाँ रुके नैनीताल में। बर्फ गिरी हुई मैंने पहली बार देखी। वो जनवरी में बर्फ गिरी थी जी जी और पिघली नहीं थी। तो एक हम जा रहे थे, एक तो वहां जा रहे थे, तो रास्ते में कंचनजंगा की वो दिखती हैं पहाड़ियाँ। हाँ हाँ वहां बैठ के फोटोग्राफी की, वहां उतर के। तो उन पहाड़ियों पर लेफ्ट हैंड साइड में चूने जैसा वो जमा हुआ था। तो हम्म मैंने कहा ये क्या है? तो बोले बर्फ है, तब से पिघली नहीं है। हाँ मैं पहली बार वो बर्फ देखी। वैसे तो हाँ, कभी ये बर्फ गिरती हमने जी जी कोई मौका नहीं लगा। तो वो बहुत एंजॉय किया, 4 दिन हम वहाँ रुके। अच्छा, वहां से आने के बाद वो जो मैंने अपने फोटो देखे ना, तो वो जो हमने चीलों के फोटो लिए थे, उसमें एक ईगल के ऊपर 005 अच्छा 005 नंबर छपा हुआ था। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो नंबर कहाँ से आ गया। फेसबुक में मैंने डाला, तो किसी जानकार ने कहा कि आप इसको वहाँ भेजो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS है बॉम्बे में। जी जी वो पक्षियों के ऊपर बहुत वो करते हैं, उनको भेजो। मैं भेज दिया उन्हें फोटो। तो फोटो वहाँ पे राजू कसाम्बे करके थे वहाँ के, वो डिप्टी हम्म कुछ। तो उन्होंने उनके काउंटर पार्ट, वो तो पूरे दुनिया में टच में रहते हैं ना। हम्म उन्होंने ईरान को भेजा, वो उधर इसको मंगोलिया को भेजा, और जर्मनी को भेजा। जर्मनी में तो टैग बनाते हैं जो पक्षियों के लगाते हैं, जी टैग बोलते हैं उसे, है ना। तो वो टैग बनाने वाली फर्म तो थी जर्मनी की। और मंगोलिया वालों ने कहा कि ये हमने इसको टैग लगाया था 2016 में, डेट बताई बकायदा उन्होंने। हम्म और 2016 के बाद 2020 में वो मेरे कैमरे में बाई चांस आ गया। 2 और भी थे फोटोग्राफर जी मेरे जी से बढ़िया कैमरे थे उनके पास, हाँ उनके कैमरे में नहीं आया। अच्छा है हैं, मतलब चांस की बात है ना। हाँ बिल्कुल तो उसके बाद वो उन्होंने, राजू कसाम्बे ने उसका पूरा रिसर्च पेपर छाप के ये मेरे को भी भेजा। अच्छा उसमें फर्स्ट राइटर में मेरा नाम, सेकंड में उनका, जबकि सारी मेहनत तो उन्होंने की थी। हाँ है। तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा मतलब। अच्छा, अब ये आजकल इतनी ज़्यादा साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है जी कि अब वो पक्षियों के टैग जो लगा देते हैं ना, उससे उसका मूवमेंट भी पता रहता है, अच्छा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व में भी लगाते हैं ना, उसके रेडियो कॉलर हाँ लगाए थे, रेडियो कलर का तो देखते रहते हैं कहाँ जा रहा है। पक्षियों को भी ऐसे ही करते हैं वो। जी और ऐसी ऐसी रिसर्च की है कि वहाँ से अलास्का से एक चिड़िया उड़ी और 12 दिन लगातार बिना रुके बिना खाए पिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। अरे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब वो कैसे पता लगाया उन्होंने, वही वो टैग लगा टेक हुआ था। टेक से आप अगर उसमें ढूंढेंगे ना गूगल पर हाँ कि लॉन्गेस्ट फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, तो उसमें आ जाएगा तुरंत वो। अच्छा अच्छा तो साइंस ने बहुत तरक्की कर जी ली है। देवेंद्र जी कोई आपकी बड़ी उपलब्धि जो आपको सम्मान मिला वो हमारे दर्शकों से साझा करें सम्मान उमान की तो मेरे को कोई चाह नहीं है। बस वही। वन्य जीव की तरफ से भी आपको हाँ, वन्य जीव, प्रमाण पत्र बताएं वन्य जीव सप्ताह में फोटोग्राफी हम अपनी वो लगाते हैं। जी जी तो ये अभी जो लगा था ना, हम्म अगर अक्टूबर में, हाँ ये उसका है, फोटोग्राफी प्रदर्शनी में सहभागिता। हाँ हाँ तो इस तरह के चलते रहते हैं कोई। ये थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, गायन, संगीत के शौकीन, वाद्य यंत्र के विज्ञाता पत्रकारिता भी कर लेता हूँ और मैं थोड़ी पत्रकार और साथ में पत्रकार भी। आज इन्होंने काफी सारी जानकारियां दर्शकों से साझा की और सीखने की वास्तव में कोई उम्र नहीं होती। यदि मान लो 75 साल का हो जाए और उसमें सीखने की ललक हो तो वह उसका बचपन उसे याद आ जाता है और जीवन कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चलता।
ऐसे हैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार शर्मा जी। आज इन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल कर ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। थैंक यू।